नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको पता है कि न्याय यात्रा फिलहाल आसाम में है और जब से आसाम में न्याय यात्रा की एंट्री हुई है, लग रहा है बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है और उसकी बौखलाहट लगातार नजर आ रही है। पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह की बयानबाजी की, जिस तरह के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज की गई और अब आसाम के लखीमपुर खीरी में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके कॉन्वॉय पर अटैक किया गया है। इसको कांग्रेस ने गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की करार दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है और इसीलिए गुंडागर्दी पर उतर आई है। पत्थरबाजी बाकायदा तौर पर की गई है, जो कार्स हैं उन पर, जो काफिले के साथ थी, और बाकायदा तौर पर इसका वीडियो कांग्रेस के हैंडल से इसको रिलीज भी किया गया है। और उसके बाद उन जो कार्स थी जिन पर हमला किया गया उसकी तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर जिस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिल रहा है, मणिपुर से लेकर नागालैंड और फिर आसाम में, और जो हुजूम उमड़ रहा है यात्रा में राहुल गांधी की, जिस तरह से लोग लगातार आकर उनसे जुड़ रहे हैं, बीजेपी की समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और आपको पता है हेमंत बिस्व शर्मा का खाना गले से उतरता नहीं है जब तक वो कांग्रेस को या फिर गांधी परिवार को कोस न लें या फिर उनके लिए अपशब्द ना कहें। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान कांग्रेस की शानदार प्रवक्ता साधना भारती जी मेरे साथ जुड़ गई हैं इस पर बात करने के लिए। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। क्या कहेंगी आप? कांग्रेस ने तो इसको बीजेपी की बौखलाहट और गुंडागर्दी तक करार दिया है। क्या आपको लगता है कि जो जो हुजूम जुड़ रहा है, जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, उसको समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी को क्या करे, और खासतौर पे हेमंत बिस्व शर्मा को? देखिए, मुझे लगता है आदरणीय बुशरा जी, ये बिल्कुल जाहिर तौर पर बौखलाहट दिखाई देती है कि जब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसपे हमने नारा दिया है न्याय का हक मिलने तक, तो हम जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जब पहले हमने यात्रा निकाली थी उसमें भी एक बड़ा जन समर्थन हमें मिला था, कांग्रेस पार्टी को मिला था। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जन समूह चलने को तैयार था, मीलों तक चले लोग। और इस बार फिर से अब जन समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, तो उस प्यार को, उस जन समर्थन को देखकर देखिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बौखलाहट सामने आई है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की निराशा को दिखाती है ये बौखलाहट, कि रात इतने निराश हो गए हैं, इतने हताश हो गए हैं कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अब हिंसा पर उतारू हो गए हैं। परंतु मैं तो हमेशा से कहती हूँ ना, दो विचारधाराएं देश में चल रही हैं। एक है गांधीवादी विचारधारा और दूसरी है गॉडसेवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा वो है जो क्रांतिवीरों की विचारधारा है, विचार वीरों की विचारधारा है, जो न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की विचारधारा है, जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ने वालों की विचारधारा है, जो कि भाईचारे के साथ चलकर समरसता सद्भाव के साथ चलने वालों की विचारधारा है, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और देश की जनता भी उसी विचारधारा के साथ खड़ी है। लेकिन आज दूसरी तरफ जो गॉडसेवादी विचारधारा है, जो तोड़ने की बात करती है, जो मात्र प्रचार वीरों की विचारधारा है, जो कि मुझे लगता है कि हिंसात्मक लोगों की विचारधारा बनती जा रही है। किसी भी तरीके से जब कुछ नहीं होता तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, तो उन लोगों की विचारधारा है। और उसके साथ भाजपा आज मजबूती से खड़ी हुई दिखाई देती है, जो तोड़ने की, बांटने की, छांटने की विचारधारा है। तो देखिए, जनता जो है कभी भी हिंदुस्तान के अंदर ये तोड़ने, बांटने, छांटने वालों का और गॉडसेवादी विचारधारा का साथ कभी देश की जनता नहीं देगी। चाहे ये कितना भी हिंसा फैला लें, कितना भी तोड़फोड़ कर ले, हम मजबूत इरादों के साथ न्याय का हक मिलने तक इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हमने चलाने का जो एक प्रण लिया है, उसको हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएंगे, चाहे आगे कोई भी अड़चन है। और मुझे लगता है इसको लेके और भी नेताओं के सामने से रिएक्शंस आए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी एक खासा तौर पर बड़ी नाराजगी इस पर जताई है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये भाजपा की निराशा को भी दिखाता है और बौखलाहट को भी दिखाता है। जी। लेकिन क्या आपको अभी ये डर हो गया है कि क्योंकि राहुल गांधी कभी भी बीच में से काफिले में कोई भी उनसे मिलने के लिए आता है, एकदम एकदम वो मिल लेते हैं, गले लगा लेते हैं, गिफ्ट्स जो होते हैं, फूल वगैरह, वो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऐसा लगता है कभी कभी वो सिक्योरिटी घेरे को तोड़कर भी इधर उधर चले जाते हैं। क्या कोई डर अभी आप लोगों के, कांग्रेसियों के मन में कोई आया है कि अगर ऐसा अटैक हुआ तो कुछ और भी हो सकता है? देखिए, हमने तो नारा ही दिया है कि डरो मत, सहो मत। तो हम डरने वाले तो नहीं हैं।
और गांधीवादी लोग कभी डरते नहीं हैं। हम बिना डरे निडर होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी की भी बौखलाहट नजर आई है असम में। भाजपा शासित प्रदेश के अंदर इस तरह की घटना होना, एक यात्रा निकालना, ये लोकतांत्रिक देश में मुझे लगता है शर्मनाक है और निंदनीय है। लेकिन जिस तरीके से हम यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो मुझे लगता है, हम तो कह रहे हैं मोस्ट करप्टेड सीएम है, और आज उनके प्रदेश से जब यात्रा गुजर रही है तो देखिए बौखलाहट कि किस तरीके से तोड़फोड़ कराई जाती है, बैनर फटवाए जा रहे हैं, पोस्टर फटवाए जा रहे हैं, जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिस तरह वीडियो में भी सामने आ रहा है। तो ये बौखलाहट दिखाई दी है, लेकिन किसी बौखलाहट से ना तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली है और ना ही आदरणीय राहुल गांधी जी डरने वाले हैं, और ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो जनसमूह जो साथ में चल रहा है वो निडर जनसमूह है। और इसीलिए हम तो नारा दे ही रहे हैं, डरो मत, सहो मत, और न्याय का हक मिलने तक यात्रा को जारी रखेंगे। क्या लग रहा है आपको, इस न्याय यात्रा का असर इस बार कितना देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि ये यात्रा जो है वो भारत जोड़ो से अलग इसलिए है क्योंकि ये एक तरह की राजनीतिक यात्रा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और ये 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले की यात्रा है। उस वक्त में यात्रा हो रही है जब राम मंदिर को लेकर बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से मीडिया का साथ लेकर पूरे हिंदुस्तान को राममय करने के कर रही है, और इसको कांग्रेस का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। तो क्या आपको लग रहा है इस बार की जो यात्रा है वो कितना देशव्यापी असर डालेगी? क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन भी बना है पहले से, और अब में बहुत सारे फर्क हैं भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। हमने यात्रा निकाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मात्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए और राजनीति में वोट बटोरने के लिए, जिस तरीके से राम नाम का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती आई है और जिस तरीके से उसे इवेंट बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वो काम कभी नहीं करती और ना किसी भी राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते देश के अंदर जो इस समय चल रहा है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की और यौन शोषण की जो घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उसके आरोप लगे हो, कुलदीप सेंगर तो दोषी साबित हो गए। राम दुलार जो नाम रखकर और किस तरीके का राम तक का नाम उन्होंने मुझे लगता है लज्जित करने का काम किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जिस तरीके से बलात्कारी को संस्कारी कहने की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके का दुस्साहस किया, और ऐसे लोग जो जिस पार्टी के अंदर राम भगवान राम जी का अपमान करने वाले एक से एक लोग पड़े हैं, उन पर आज तक ये कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब हम निकले हैं, और आज जरूरत है इस यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर में हमने मणिपुर से क्यों शुरू किया बुशरा जी? मणिपुर से शुरू करने का एक बड़ा कारण यह था कि मणिपुर के अंदर जिस तरीके से बेटियों को नंगा घुमाया गया, परेड निकाली गई, सामूहिक तौर पर बलात्कार किया गया, उस समय पर देश के प्रधानमंत्री जी अपने 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर आसमानी आनंद ले रहे थे। उस समय वहां के मुख्यमंत्री रिकॉर्डेड बयान दे रहे थे कि ऐसी 100 घटनाएं और हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद स्मृति ईरानी जी उनसे ये नहीं पूछ पाई कि उन अन्य 100 घटनाओं में क्या कार्रवाई हुई, कौन पकड़ा गया। किसी मुख्यमंत्री को, इस तरह के मुख्यमंत्री को क्या कोई सत्ता बर्दाश्त करेगी? नहीं करना चाहिए, लेकिन किया गया। कुलदीप सेंगर को किस तरह से इन्होंने संरक्षण देने का काम किया था, ब्रजभूषण शरण सिंह को किस तरह संरक्षण दिया गया, किस तरीके से राम दुलार पर चुप्पी साध ली गई, मुख्य धारा का मीडिया चू बोलने को तक तैयार नहीं है, ये सब दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं कहूंगी, इसको राजनीतिकरण इस यात्रा का हमने नहीं किया, हम इन मुद्दों को लेकर यात्रा पे उतरे हैं और आम जनता के बीच में उतरे हैं। तो मुझे लगता है ये मात्र वोट बटोरने के लिए नहीं, ये न्याय की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। जो ओबीसी के साथ इन्होंने गलत किया कि ओबीसी को आज 90 में से 3 ओबीसी सेक्रेटरी है 90 सेक्रेटरीज में से, तो वो ये क्या दर्शाता है? तो हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात आपने राम मंदिर को लेकर कही, देखिए बड़ा ही गंभीर विषय। राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस देश की आस्था का प्रतीक है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा का भी प्रतीक है। ऐसे भगवान राम जी का नाम उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इवेंट बना रही है, सबसे पहला प्रश्न, क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया है? क्या ये आदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया राम मंदिर को बनाने का? ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कि राम मंदिर बनाया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बनवा रही है। पहली बात, ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनवाया जा रहा है। दूसरी बात, राम सबके हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम की पूजा करते हैं, राम उनके हैं और वो राम के हैं।
राम किसी की बपौती नहीं हो सकती, और जो राम को अपनी बपौती मानते हैं उनका अंत एक दिन निश्चित है। ये बात मैं ही नहीं कह रही, ये बात भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही और राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सुश्री उमा भारती जी ये बात कह चुकी हैं। तो राम सबके हैं। और मैं ये कह रही हूं कि दूसरी बात, जिस तरीके से ये हमारी मनाही है क्या, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, निर्माणाधीन अवस्था के अंदर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो सनातन के विरुद्ध है, जिसका विरोध हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्यों ने भी किया है और इसी कारण जाने से मनाही की। पहला कारण, भाई निर्माणाधीन है आपका मंदिर, आप निर्माणाधीन में कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आपको करना था तो रामनवमी के दिन करते। आपने ये प्रश्न किया कि क्या ये हम चुनाव से पूर्व यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये चुनाव से पूर्व ही क्यों राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि राम मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है अभी तक। और रामनवमी तक क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। भाई भगवान राम जी का जिस दिन जन्म हुआ, आप रामनवमी उस दिन आप कर दीजिए प्राण प्रतिष्ठा, बहुत अच्छी बात है। तो ये कह देना कि राम, हम ये जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, मुख्य धारा का मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है, तो ये गलत है। जब हमारे सनातन के सर्वोच्च पदों पर कौन विराजमान है? शंकराचार्य। जब वो जाने से मना कर रहे हैं तो क्या वो भी हिंदू विरोधी हो गए? सब हिंदू विरोधी हो गए। और ये बार बार कह रहे हैं कांग्रेस को इन्विटेशन दिया। भाई पूरी कांग्रेस को इन्विटेशन दिया क्या? मात्र पहले 3 लोगों को इन्विटेशन दिया आपने। आप कह रहे हैं पूरी कांग्रेस को इन्विटेशन दे दिया। और इन्विटेशन देने वाले आप होते कौन है भगवान राम के लिए? भाई भगवान राम का मंदिर है, जिसकी इच्छा श्रद्धा हो जब जाना चाहे तब जाए, जो जाना चाहे वो जाए। तो आप तो इसको इवेंट बना दे रहे हैं। ये भाजपा वाले वोट के लिए फिर से राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके से मेरा तो देखिए, मैं आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूं, तो इसीलिए मैं ये कहती हूं कि देखिए, राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अरशुधारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं ममता मई मां कौशल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, और राम नहीं मिलते यादों के डेरों में, राम मिलते हैं शबरी के मीठे बेरों में। तो मैं यही कहूंगी कि इस तरीके से राम जी तो कण कण में विराजमान है। राम हमारी आस्था का प्रतीक है, राम हमारे। तो इस तरीके से ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी चुनावी फायदे के लिए कोई स्टंट हमने नहीं किया। हम तो यात्रा निकालने की बात, सबकी इच्छा थी कि भारत जोड़ो यात्रा दोबारा के बीच में आए, और जिन इलाकों को नहीं छुआ उनको छुए, तो हमने वो किया है। जी साधना जी, लेकिन जब ये पहले निकली थी यात्रा, तब हमने कोई ऐसा अटैक नहीं देखा था। लेकिन इस बार ये जो अटैक हुआ है, इसको कांग्रेस किस तरह से देख रही है? और ये यात्रा तो अभी बहुत जगहों से होकर गुजरनी है। ये यात्रा वाहन से भी निकल रही है और पैदल भी है। इसमें हजारों लोग जुड़ रहे हैं। आसाम से निकलेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाएगी जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो क्या मन में कोई डर है? आखिर इस अटैक का मकसद और मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों हुआ है ये ऐसा? देखिए, अटैक का मकसद तो डराने का ही होता है, किसी का भी, कि सामने वाला व्यक्ति किसी तरीके से उस चीज में रुक जाए। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो गांधी के विचारों पर चलती है। ये वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया, जिसके कण कण में देशभक्ति समाती है। मुझे लगता है हम उस कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और हम तो, मैं तो फिर कहूंगी, मैंने पहले भी कहा, हम तो खुद नारा ही दे रहे हैं कि सहो मत और डरो मत, तो हम क्यों डरेंगे? और बिल्कुल ये देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई एक यात्रा किसी भी पार्टी की हो, और सरकार किसी की भी हो, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं कि हम चाहे तो यात्रा निकाल सकते हैं, कोई धरने पर बैठ सकता है, कोई आंदोलन कर सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र की है। लेकिन इस खूबसूरती में, लोकतंत्र की और इस ताकत में खलल डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है जहां वो सरकार है, मुख्य तौर पर वो जिम्मेदार है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि उनकी वहां सरकार है। और उनकी सरकार के नाक के नीचे जब एक यात्रा जा रही है, और उस यात्रा में कोई किसी भी तरीके का हमने किसी भी तरीके से अवरोध कहीं पैदा नहीं किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो यात्रा जा रही है, जन समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लगता है अटैक का तो एक ही मकसद था, अपनी हताशा और निराशा को दिखाना और एक डर का माहौल बनाने का प्रयास करना, जो भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है
कि छांटना, बांटना, जी। डराना, धमकाना और इसी के बेस पर राजनीति करना, ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। लेकिन मुझे लगता है ये रणनीति चलने वाली नहीं है और हम ना डरेंगे और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाकर रखेंगे। और दूसरी बात ये कि ईश्वर के नाम का मनन चिंतन हर व्यक्ति का अधिकार है, सब अपने तरीके से कर सकते हैं। इस पर कोई बाध्यता, कोई प्रतिबद्ध किसी की बाध्यता या किसी का भी एक पकड़, एक जकड़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरे मन की आस्था है, मैं कैसे किसी की पूजा करना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है उसमें भी किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए कि कौन आएगा, किसको इन्विटेशन दिया जाएगा। जैसे अडवाणी जी का नाम बीच में सामने आया, कहा गया हमने मना ही कर दिया जी, नहीं आइए आप, आपकी उम्र हो गई है। तो फिर क्या, मोदी जी की भी तो उम्र हो गई है। और दूसरी चीज, जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो शंकराचार्यों के माध्यम से भी, सनातन धर्म के माध्यम से भी जब एक बात हम सामने अपने सुनते हैं तो ये आती है सनातन धर्म में कि हिंदू परंपरा है कि जिस समय पर भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तब सीता माता जी उनके साथ नहीं थी। तो उन्होंने ये पता किया कि कैसे एक यज्ञ में क्या बिना पत्नी के बैठा जा सकता है, तो उत्तर आया कि नहीं बैठा जा सकता। तो उन्होंने स्वर्ण की सीता माता बनवाई और अपने साथ उनको विराजित किया और उसके बाद यज्ञ किया। तो मोदी जी भी बताएं कि किस तरह यज्ञ में विराजमान होंगे, ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो हिंदू परंपराओं का लगातार, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म की जो हिंदू परंपराओं की जो आस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं बाधित करके अगर ये हो रहा है तो मुझे लगता है वो गलत है, उसे नहीं, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, ये आवश्यक है। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि अगर राम के सबसे बड़े हम भक्त हैं तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राम के विरोध में कुछ ना सुने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग पदस्थ होकर बैठे हुए हैं जिन्होंने स्वयं राम के बारे में कितनी गलत बातें कही। पहली बात, संजय निषाद जी, उन्होंने कहा भगवान राम जी तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है। माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आज तक ना बर्खास्त किया गया, ना हटाया गया, अभी भी मंत्री बन के विराजमान है। नरेश अग्रवाल जी ने कहा था राम की तुलना रम से कर दी थी, सीता माता की तुलना शराब से कर दी थी, तो आज तक उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, उनको राज्यसभा भेज दिया गया, उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। और महेश शर्मा जी ने सीता माता का अस्तित्व ही नकार दिया था और उनको कभी इस तरह से कुछ नहीं कहा गया। मोहन यादव जो मंत्री बनकर बैठे हैं, उन्होंने किस तरह की बात की थी सीता माता के बारे में? उनको मुख्यमंत्री बने हुए हैं जो मोहन यादव जी, तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद पे, तो भाजपा तो जो राम का अपमान करते हैं, भाजपा उनका सम्मान करती है। आज तक इनके जो क्रियाकलाप रहे हैं वो यही दर्शाते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता का सम्मान करना सीखे, उसके बाद कोई बात आगे करे, तो वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। तब आप राम भक्त बनेंगे। ये मुंह में राम और बगल में छुरी की कहावत को भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ ना करे। लेकिन साधना जी, क्योंकि न्याय यात्रा बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से है, ये 2024 से पहले हो रही है। ये लड़ाई जो है वो विचारों की लड़ाई है। लोगों को लगता है कि ये अभी जो है बिल्कुल एक तरफ एक दूसरी विचारधारा है और इस तरफ दूसरी विचारधारा है। राहुल गांधी खुलकर भी बोलते हैं धर्म जो है वो आपका जाति मामला है, यानी कि वो आपके घर तक है। आप सारे तमाम धर्मों का आप सम्मान करके आप अपने धर्म को निभा सकते हैं। राहुल गांधी ने लगातार कहा और तमाम चीजें उन्होंने कही। लेकिन हमने देखा कि जब से यह यात्रा आसाम में घुसी तब से ही एक तरह की, एक नई तरह की सियासत बीजेपी की हमें देखने मिली। पहले रूट को लेकर कंट्रोवर्सी की गई, कहा कि वो किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे और उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी और फिर कुछ महीनों बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तमाम बातें हेमंत बिस्व शर्मा ने कही हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो फिलहाल जो बिसात बिछाई जा रही है, अटैक किया गया, क्या इस एक तरह से डराने की ये कोशिश है? क्या कार्यकर्ताओं में डराने की कोशिश है? और क्या आपको लगता है इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा? लोगों में एक सिंपैथी बनेगी कि देखिए एक शख्स है जो पैदल चल के लोगों के बीच जाकर उनसे जैसा बन के उनकी बात कर रहा है, मुद्दे उठा रहा है, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करे और जो जरूरी मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से नकार रही है। देखिए, आज दो धड़ों में राजनीति बटी हुई नजर आती है। विचारधारा के अगर लहजे से, लिहाज से हम देखें, उस लिहाज से अगर आप दृष्टिकोण डालेंगे तो ये दृष्टिपात होगा कि जिस तरीके की राजनीति है, एक तरफ मैंने ये कुछ दिन पहले ही मैंने ये चीज का मुझे आकलन था और मैंने ये चीज बोली थी कि 2024 का जो चुनाव है वो स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, महिला, किसान, इस पर नहीं होगा। ये चुनाव ऐसा लगता है मंडल और कमंडल पर होगा 2024 का। और सीधी बात यह है कि देखिए, अगर मंडल जीतेगा तो महामंडल होगा, लेकिन अगर कमंडल जीतेगा तो कुटिल दंगल होगा। और वही दिशा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आज अपनी राह बनाती हुई, दिशा बनाती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहली बात मैं तो यही डीबी लाइव के माध्यम से कहूंगी कि अगर आप मंडल को जिताएंगे तो महामंगल होगा
और अगर आप कमंडल को जिताएंगे तो कुटिल दंगल होगा। तो आप देख लीजिए कि आपको महामंगल चाहिए या कुटिल दंगल चाहिए। कारण मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि जिस तरीके से धर्म को आधार बनाकर बार बार कहा जाता है, पहली बात तो कह रहे थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो क्या मंदिर वहीं बन रहा है जिस जगह के लिए लड़ाई हुई थी? उत्तर है नहीं। तो और अभी तक पूरा मंदिर नहीं बना, तो ये तो भाई 50 साल तक पूरा मंदिर ही नहीं बनाएंगे, हर चुनाव से पहले थोड़ा सा मंदिर बना देंगे, उसको राजनीति करने लगेंगे। पहले हम कहते थे कि ये इनका नारा है रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मुझे लगता है अब इनके लिए हमें नारा दे देना चाहिए कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन पूरा कब कराएंगे अब ये नहीं बताएंगे। तो अब पूरा कब होगा मंदिर, ये पूरी तरह बनेगा कब, ये नहीं बताएंगे, अब इस पे ही राजनीति चलाएंगे। तो ये मुझे लगता है इनकी पॉलिटिक्स हो गई है कि इनके पास मुद्दों का जो आधार है वो खत्म हो गया है। ना तो ये रोजगार दे पाए, 10 साल से लगा लीजिए 20 करोड़ रोजगार देने की बात थी, नहीं दे पाए। 2022 तक हर गरीब को पक्के मकान देने थे, वो नहीं दे पाए। पेट्रोल डीजल कह रहे थे 35 रुपए कर देंगे, 34 रुपए कर देंगे, वो नहीं कर पाए। 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल पहुंच गया आजादी के बाद पहली बार। आप हालत महिलाओं की देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो पहलवान महिला बेटियां हैं, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया। पॉक्सो में किसी की भी गिरफ्तारी होती है पहले, उसके बाद जांच होती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि भाजपा के सांसद थे और एक दबंग बाहुबली नेता हैं, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई पॉक्सो में नहीं हुई, गिरफ्तारी पॉक्सो में नहीं हुई। उसके बाद वो कितने सीना चौड़ा करके अपनी बातें कर रहे थे, किस तरीके से आते थे मीडिया में, सबने देखा। बेटियां जो पहलवान बेटियां हैं, उन्होंने अपने जो अवार्ड हैं वो तक वापस कर दिए। साक्षी ने तो ये तक कह दिया कि भाई मैं कुश्ती छोड़ रही हूं। और बजरंग पूनिया जिस तरीके से सामने आए, मुझे लगता है ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह फेलियर का सामना कर रही है, और इसी कारण उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है कि धर्म के नाम पर या तो फूट डालने का काम करो या धर्म को आधार बनाकर जाकर वोट मांगने का काम करो। तो अब यही बचा और वो यही कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए और दूसरी बात, किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार कई लोग हैं जो आकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसा कर दिया, भगवान के विरोधी हो गए। मैं फिर कहूंगी कि अगर हम किसी को आप हिंदू विरोधी कह रहे हैं, तो क्या सनातन के जो 4 शंकराचार्य हैं, सर्वोच्च जो हम पदवी जिसको मानते हैं, उस पर विराजमान होने वाले, उसको धारण करने वाले, उसको ग्रहण करने वाले वो व्यक्तित्व भी हिंदू विरोधी हैं? क्या वो भी सनातन विरोधी हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से हो रहा है? तो अगर सनातन पद्धति में अगर कोई चीज गलत तरीके से हो रही है और सनातन के सर्वोच्च पदों पर पदस्थ व्यक्तित्व ये कहते हैं कि ये गलत है, तो मुझे लगता है उस पर आकलन, चिंतन, मंथन होना चाहिए और उसमें सुधार के बाद उस चीज को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है केवल राजनीति के चलते। तो मेरी बात एक सिद्ध हो गई है। यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ, चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। तो ये सत्यता मुझे लगता है प्रमाणित हो गई है ये देखते हुए। और दूसरी बात, आपने कहा कि क्योंकि यात्रा जरूरी है, और मैंने कह दिया कि 2024 के मद्देनजर ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं बुशरा जी, जिन मुद्दों को डीबी लाइव तो दिखाता है, सोशल मीडिया पे तो उठते हैं, लेकिन जो मुद्दे मुख्य धारा की मीडिया की हेडलाइन नहीं बन पाते, जिन्हें बनना चाहिए वो भी नहीं बन पाते। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो आज का सिनेरियो हिंदुस्तान के अंदर हो गया है, चाहे वो मीडिया को लेकर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कुटिल नीतियों को लेकर हो, तो मुझे लगता है उन पर एक वार करना आवश्यक है और उनके लिए लड़ाई लड़ना आवश्यक है। तो हम उसी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। और हाँ, ये मैं स्पष्ट कह दूं डीबी लाइव के माध्यम से, बिल्कुल साफ तौर पर, हम ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना कभी डरे थे और आगे भी कभी नहीं डरेंगे। बिल्कुल निडर होकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है। अभी आपने कहा, पहले एक बात आई कि इन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। भाई, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम एक यात्रा निकाल रहे हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, अगर कोई यात्रा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, हम यात्रा निकाल रहे हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हम ये काम कर रहे हैं, कोई हम गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद ये आपकी जिम्मेदारी है सरकार की, जो सरकार उस प्रदेश में मौजूद है वो वहां पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे और यात्रा सही तरीके से निकले, इसका ध्यान रखना भी एक सरकार की बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल है।